इस सुनसान टनल में टाइम 100 गुना तेजी से चलता है। लोग कुछ देर में ही बूढ़े होने लगते हैं। 1 मिनट में ही लोगों का खाना सड़ने लगता है। यहाँ कितनी भी दूर चले जाओ, ये टनल खत्म ही नहीं होता है। इसके अलावा एक सीरियल किलर यहाँ आ रहे लोगों को एक एक करके मारता रहता है ताकि वो अपना टाइम पास कर सके। कहानी की शुरुआत चाइना में होती है, जहाँ एक औरत रास्ते में आ रहे लोगों से लिफ्ट मांग रही है क्योंकि उसकी कार खराब हो गई है। उसे देख एक ट्रक ड्राइवर रुक जाता है, लेकिन उस औरत को ट्रक ड्राइवर की हरकत कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो उसे इग्नोर करने लगती है। कुछ देर बाद ही एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी वहाँ आके रुक जाता है। उसे देखते ही वो औरत भी दौड़ के उसकी कार में जाके बैठ जाती है, लेकिन बहुत जल्दी उस औरत को पता चल जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे सीट के नीचे से एक कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसका ये मतलब है कि वो सीधा साधा दिखने वाला इंसान एक सीरियल किलर है। तभी वो आदमी एकदम से अपनी कार रोक देता है और उस औरत का वहीं पे गेम ओवर कर देता है। कुछ दिन बाद उसी रोड पे एक पब्लिक बस को दिखाया जाता है। वैंग, जो एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो बस ड्राइवर टोनी को उस औरत के गायब होने की स्टोरी बता रहा है। तभी रेडियो पे ये अनाउंस किया जाता है कि उस रोड में आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिस कारण सभी रास्ते ब्लॉक है। ली नाम का एक पैसेंजर ड्राइवर से कहता है कि उसका आज ऑफिस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ड्राइवर टोनी एक शॉर्टकट से जाने की बात करता है। बस में हर कोई जल्दी में ही है, इसलिए वो सभी शॉर्टकट से जाने के लिए मान जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टनल मिलता है, जिसे देख टोनी कहता है कि ये टनल पहले तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिना ज़्यादा सोचे आगे बढ़ते रहता है। लेकिन तभी एक आदमी अचानक से उनके बस के सामने आ जाता है, जिस कारण ड्राइवर को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है। सभी उसे देख के बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो आदमी टनल के बीचों बीच क्या कर रहा है, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वो आदमी बस में चढ़ के कहीं जाना चाहता है। ली, जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पेपर में देख लेता है कि वो आदमी एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस वजह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो चुपके से एक नाइफ निकाल के रख लेता है। 20 मिनट चलने के बाद भी बस टनल से बाहर नहीं निकली है, जिसे देख टोनी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसे ये अच्छी तरह पता है कि उस एरिया का सबसे लंबा टनल 11 किलोमीटर का है, जिसे पार करने के लिए लगभग 10 मिनट का टाइम लगना चाहिए, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते हुए 40 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। इसलिए वो सभी मिलके वापस जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि 40 मिनट फुल स्पीड में आगे बढ़ने के बाद भी उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता। देख के ऐसा लग रहा है कि वो टनल कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। अब ड्राइवर टोनी बहुत ज़्यादा डर गया है, इसलिए वो बस को वहीं पे रोक देता है। और बाकी पैसेंजर्स बस के बाहर जाके ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तभी जिंग नाम की लड़की को वहाँ पे अपना फ़ोन मिलता है, जो उसने टनल में एंट्री करते वक्त गलती से गिरा दिया था, और इस बात को अब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इससे ये बात तो साफ है कि ये टनल कोई मामूली टनल नहीं है। जब सब लोग पैनिक करने लगते हैं, ली सबको शांत रहने के लिए कहता है। वो आगे जाके देखना चाहता है कि उसे और कोई इंसान वहाँ पे मिलता है कि नहीं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे खो जाना बहुत ही ईजी है, ली अपने साथ एक लंबी रस्सी ले जाना चाहता है ताकि बाकी लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में पता रहे। ली रस्सी के एक हिस्से को पकड़ के आगे जाने की सोच रहा है। वही रस्सी का दूसरा हिस्सा इंश्योरेंस एजेंट वैंग के हाथ में होगा। अच्छी बात यह है कि जिंग के पास एक ऊन का गोला है, जिसका यूज़ वो लोग कर सकते हैं। इससे पहले कि ली आगे जाता, वो आदमी जो टनल के बीच से बस में चढ़ा था, वो भी ली के साथ जाना चाहता है। आगे बढ़ते हुए वो ली को अपना नाम चियान बताता है, लेकिन वो अपने काम या अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद ही वहाँ पे कोहरा बढ़ने लगता है, और तभी बस के पास खड़ी पैसेंजर्स देखते हैं कि दूसरी तरफ से उनकी ओर कोई चल के आ रहा है। वो सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि कोई उन्हें मारने आ रहा है। लेकिन उन्हें तब बहुत बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि वो 2 आदमी और कोई नहीं बल्कि ली और चियान ही है। किसी वजह से वो आगे बढ़ते हुए टनल के दूसरी तरफ से वहाँ पे पहुँच गए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वैंग ने अभी भी उस रस्सी का एक हिस्सा पकड़ा हुआ है। जैसे ही चियान उस रस्सी के एक हिस्से को खींचता है, वैंग दूसरी ओर खींचा चला जाता है। वो टनल देखने में तो सीधा लग रहा है, लेकिन किसी एंडलेस लूप की तरह कोई भी इंसान उसमें एक ही जगह घूमता रहता है। सब समझ गए हैं कि वो लोग इस टनल में बुरी तरह फंस गए हैं, इसलिए ली सबसे कहता है कि सभी अपने खाने का सामान एक जगह जमा करके रख दे ताकि उन्हें इक्वली बांटा जा सके। कुछ देर बाद ही सभी मर्द वहाँ से निकलने का कोई क्लू ढूंढने बस से दूर जाने लगते हैं, और 3 लड़कियाँ और ऑटिस्टिक फैंग बस में रेस्ट करते हैं। अभी सिर्फ 30 मिनट ही हुए हैं, लेकिन जब जिंग की नींद खुलती है, वो देखती है कि बस के अंदर बुरी तरह धूल जम गई है।
इसलिए वो बाकियों को जगा के बस के बाहर चली जाती है। इसी वक्त सारे मर्द भी वापस आ जाते हैं और बस की खस्ता हालत को देखते हैं। इसके बाद टोनी तुरंत उनके खाने को चेक करने के लिए जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उनका खाना पूरी तरह सड़ चुका है। इसका ये मतलब है कि टनल में टाइम भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाहर की दुनिया का 1 घंटा इस टनल के अंदर 1 महीने के बराबर है। जैसे ही वो बस के अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पे टनल का एक मैप मिलता है। ऐसा देख के लग रहा है कि जब किसी का ध्यान बस की ओर नहीं था तब कोई वहाँ पे आया और उस मैप को वहाँ पे रख के चला गया। ली को लगने लगा है कि कोई उनके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी मैप को देख के उस जगह को समझने की कोशिश करने लगता है। तभी एकदम से लाइट्स बंद हो जाती है और जब लाइट्स वापस आती है सभी देखते हैं कि ली वहाँ से गायब है। सभी को तभी वहाँ पे किसी के खून के निशान भी दिखते हैं, जिसे ग्रुप फॉलो करने लगता है। सभी को लग रहा है कि वो खून के निशान ली के ही है, जो उनकी टीम को लीड भी कर रहा था। इसलिए ग्रुप को वहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब चियान ले लेता है। खून के निशान का पीछा करते हुए वो लोग एक वॉल तक पहुँच जाते हैं, जो देख के खोखला लग रहा है। उसे तोड़ने पे ग्रुप को एक बहुत ही अजीब सा रूम मिलता है, जिसमें बहुत सी अजीब सी फोटोज़ और बहुत से इंसानों के कटे हुए हाथ रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ग्रुप को वहाँ पे टनल का एक इंजीनियरिंग डायग्राम भी मिलता है। उस डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ पे एक जैसी दिखने वाली 6 टनल्स हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पता चलते ही चियान सबसे कहता है कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए उन्हें सारे 6 टनल्स को क्रॉस करना होगा। वो ये भी कहता है कि इस रूम में दूसरे टनल तक जाने का गेट बना होगा। ये सुनते ही वो सभी उस रूम में एक गेट ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे रखा एक अजीब सा कैलेंडर मिलता है, जिसमें सिर्फ एक ही डेट लिखी हुई है और वो है 15 जुलाई। चियान समझ जाता है कि ये किसी तरह का क्लू है, इसलिए वो वॉल से कैलेंडर को हटाने की कोशिश करता है और ऐसा करते ही उन्हें एक सीक्रेट डोर मिल जाता है। ग्रुप फिर उस डोर के अंदर चले जाता है और उनके जाते ही उस रूम में रखा एक टीवी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक औरत को दिखाया जा रहा है, जिसे एक छोटे से केव के अंदर कैद करके रखा गया है। कुछ देर बाद ही ग्रुप टनल नंबर 2 में एंटर कर जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस टनल में भी उनकी बस जैसी दिखने वाली एक बस खड़ी हुई है और टनल 2 की ये बस उसी जगह पे है जहाँ पे टनल 1 की बस खड़ी हुई थी। पहले तो उन्हें लगता है कि वो लोग फिर से टनल 1 में ही आ गए हैं, लेकिन ध्यान से चेक करने पे उन्हें पता चलता है कि टनल 2 टनल 1 की एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन यहाँ का टाइम जोन टनल 1 से अलग है। ग्रुप फिर खाने की तलाश में बस में चढ़ जाता है और अजीब बात यह है कि उन्हें वहाँ पे नूडल्स के पैकेट से भरा हुआ एक कार्टन भी मिल जाता है। लेकिन टनल की कंडीशन देख के ड्राइवर टोनी समझ गया है कि उसे जिंदा रहने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए। तभी उसे बस के सीट के पास से एक गन मिल जाती है, जिसका यूज़ करके वो बाकियों को डराने लगता है और सारे खाने का सामान खुद अपने लिए रखना चाहता है। ग्रुप भी डर के मारे उसकी बात मान जाता है, क्योंकि इस टनल के अंदर टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है। उन लोगों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जिस वजह से उनकी हरकतें किसी जानवर जैसी होती जा रही है। कुछ देर बाद ही सैरा नाम की लड़की, जो एक मॉडल है, अपनी भूख को और कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए वो टोनी के पास खाना मांगने जाती है। बदले में वो टोनी के साथ 1 घंटा बिताने वाली है। इतना अच्छा ऑफर सुन के टोनी भी उससे खाना देने के लिए मान जाता है। जब टोनी और सैरा बिजी थे, वैंग चुपके से बस के अंदर आ जाता है और नूडल्स का एक पैकेट लेके बाहर चले जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए टोनी उसे देख लेता है और वो वैंग को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वैंग को ख़त्म कर पाता, कोई टोनी को पीछे से चाकू मार देता है। कुछ देर बाद ही ग्रुप के बाकी लोग वहाँ पे आके टोनी की बॉडी को देखते हैं, लेकिन वैंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो अपने नूडल्स का पैकेट ढूंढने में लगा हुआ है। जैसे ही वो बस के नीचे देखता है, उसे वहाँ पे एक मैनहोल मिलता है। ग्रुप फिर बस को आगे धक्का देके उस मैनहोल में एंटर हो जाता है। ऐसा करते ही वो एक और अजीब से रूम में पहुँच जाते हैं। इस रूम में भी कुछ अजीब सी फोटोज़ और किसी इंसान के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे हुए हैं। तभी वहाँ रखे टीवी में दिखाया जाता है कि पहले दिखाई गई औरत धीरे धीरे पानी में डूब रही है। ग्रुप उस लड़की के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और तभी उन्हें पहले मिला कैलेंडर फिर से मिलता है। उसे हटाते ही एक और सीक्रेट डोर खुल जाता है। उस डोर के अंदर जाते ही ग्रुप 3rd टनल के अंदर पहुँच जाता है। लेकिन इस टनल के बारे में अजीब बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे बहुत सा पानी भी जमा हुआ है। इस टनल में भी उनकी बस खड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर चूहे और सांप भरे हुए हैं। भूख के मारे वैंग एक मरे हुए चूहे को ही खाने लगता है। उसकी ये हालत देख जिंग को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वैंग को अपने हिस्से का एक बिस्किट दे देती है। लेकिन वैंग भूख के मारे पागल हुए जा रहा है, जिस कारण वो
जिंग का पूरा पैकेट ही खा लेना चाहता है। जब सभी उससे मना करने लगते हैं, वो टोनी की गन निकाल लेता है और बंदूक की नोक पे सबका खाना लूट लेता है। लेकिन इसके बाद भी उसका पागलपन रुकता नहीं है। वैंग कहता है कि जैसे उनके ग्रुप से एक इंसान की मौत होती है, उन्हें एक सीक्रेट रूम मिल जाता है। जब ली गायब हुआ था तब उन्हें वो खोखली वॉल मिली थी, और जब टोनी को किसी ने मार दिया था तब उन्हें वो मैन होल मिला था। इसलिए उसके हिसाब से अगर उन्हें अगले सीक्रेट रूम को ढूंढना है तो उनमें से किसी एक को मरना होगा। ये सुनते ही चियान उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो तो जबरदस्ती जिंग के हाथों चियान के कंधे पे शूट करवा देता है। इसके बाद वैंग भाई बहन की जोड़ी को एक रूम में लेके चले जाता है और बुरी तरह पीटने लगता है। जब फैंग अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, वैंग उसे गोली मार के वहीं पे ख़त्म कर देता है। वैंग फिर सेरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, कोई पीछे से आके वैंग को चाकू मार देता है। क्योंकि 2 और लोग मारे जा चुके हैं, ग्रुप को एक और नए सीक्रेट रूम का एंट्रेंस मिल जाता है जो 4th टनल की ओर जा रहा है। ये टनल बाकी टनल से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे चारों ओर नियॉन लाइट्स जल रही है और यहाँ पे आते ही सभी का सिर घूमने लगता है। कुछ देर बाद ही जिंग लेबर में चले जाती है और तभी चियान और सेरा वहाँ खड़ी बस को चेक करने जाते हैं। बस में चढ़ते ही सेरा का सर कुछ ज़्यादा ही घूमने लगता है, जिस वजह से उसे मरे हुए लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। डर के मारे वो बस से उतर जाती है और दूसरी ओर भागने लगती है, जहाँ उसे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती है। सेरा को फिर वहाँ पे एक मिरर दिखता है। मिरर में उसे पीछे से कोई उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि सेरा पीछे घूम पाती, वो आदमी उसे भी मार देता है। इसी बीच चियान जिंग के पास वापस आ जाता है, जिसने एक लड़के को जन्म दिया है। वो तीनों मिलके फिर उस टनल में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उन्हें पता चलता है कि जिंग के बच्चे की मौत हो चुकी है। चियान उसे आगे बढ़ते रहने के लिए मनाने लगता है, लेकिन तभी वो एक नाइफ निकालती है और चियान को मार गिराती है। लेकिन अजीब बात यह है कि मरने के कुछ देर बाद ही चियान की एक सीक्रेट रूम में नींद खुलती है। देख के ऐसा लग रहा है कि चियान पे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसके बाद मिलिट्री की एक टॉप सीक्रेट मीटिंग को दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें सारी सच्चाई पता चलती है। एक आर्मी जनरल ये बता रहा है कि वो सीरियल किलर जेम्स, जिसे मूवी की शुरुआत में एक औरत को किडनैप करते दिखाया गया था, वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन पकड़े जाने के पहले उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था, जिस वजह से वो अभी कोमा में है। जेम्स ने बहुत सी औरतों को किडनैप करके मार दिया था, लेकिन उसने सियारा नाम की एक औरत को किसी गुफा में छुपा के रख दिया था, जो अभी भी जिंदा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सीरियल किलर को छोड़ के किसी को भी नहीं पता है कि सियारा की लोकेशन क्या है, और क्योंकि जेम्स अभी भी कोमा में है, पुलिस उससे भी पूछताछ नहीं कर सकती है। इसलिए मिलिट्री ने कंट्री के सबसे बेस्ट ब्रेन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करने का डिसाइड किया है। उनका प्लान है कि वो लोग जेम्स के सबकॉन्शियस माइंड में किसी को भेजेंगे ताकि सियारा का लोकेशन पता चल सके। कल मिलिट्री वालों ने जेम्स के सबकॉन्शियस में किसी को भेज के भी देखा था, जिससे उन्हें सियारा के बारे में कुछ चीज़ें पता चली है। जिस आदमी को जेम्स के सबकॉन्शियस में भेजा गया था वो और कोई नहीं, चियान ही था। तभी आर्मी का एक जनरल सबको ये बताता है कि चियान इस काम को करने के लिए सबसे बेस्ट इंसान है, क्योंकि सियारा उसकी वाइफ है। अब जाके मूवी की स्टोरी धीरे धीरे समझ में आने लगती है। अब तक मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब कुछ जेम्स के सबकॉन्शियस ब्रेन में चल रहा था, लेकिन चियान का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कल के एक्सपेरिमेंट से चियान को वॉल पे लगे कैलेंडर से ये पता चल गया था कि उसकी वाइफ को जेम्स ने जियांग नदी के पास छिपा के रखा है, लेकिन बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है। अगले 36 घंटे में नदी के पास बने सभी गड्ढे और गुफाएं पानी से भर जाएगी, जिस वजह से सियारा की जान भी जा सकती है। इसी वजह से चियान को कल फिर से जेम्स के सबकॉन्शियस में जाना होगा ताकि वो सियारा की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ सके। उस रात आर्मी जनरल चियान के पास आके उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने लगता है। चियान उसे बताता है कि जेम्स के दिमाग में उसे 15 जुलाई 1996 डेट बार बार दिख रहा था। चीफ चियान को बताता है कि ये वही डेट है जिस दिन उस सीरियल किलर के पेरेंट्स की मौत हुई थी। एक दिन अचानक से उसके फादर को पता चल गया था कि उसकी माँ का उनके ड्राइवर के साथ चक्कर चल रहा है। इसी वजह से वो दोनों बहुत बुरी तरह बहस करने लगे और तभी गुस्से में जेम्स की माँ ने उसके फादर को चाकू घोंप के मार डाला और बाद में अपनी भी जान ले ली। चियान चीफ को आगे ये बताता है कि जेम्स के सबकॉन्शियस में उसे जेम्स का अच्छा साइड और बुरा साइड दोनों दिखे थे, लेकिन एंड में जाके उसके बुरे साइड ने अच्छे साइड को हरा दिया। जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर था, इसलिए जब वो कोमा में चला गया उसे लगने लगा कि वो एक एंडलेस टनल में फंस गया है। चियान जब पहली बार जेम्स के ब्रेन में एंटर हुआ था तब उसका मिशन बस इतना ही था कि वो जेम्स को सही रास्ता दिखा के
उस टनल से बाहर लेके आ जाए ताकि रियल वर्ल्ड में जेम्स कोमा से बाहर आ सके और उसकी वाइफ की लोकेशन बता सके। लेकिन चियान जैसे ही जेम्स के दिमाग में एंटर करता है उसे वहाँ पे जेम्स की बहुत सारी स्प्लिट पर्सनालिटीज़ मिलती है। इसलिए चियान उन सभी से बात करने लगा ताकि उसे अपनी वाइफ की लोकेशन के बारे में कोई और क्लू मिल सके। जैसे जैसे वो जेम्स की इन पर्सनालिटीज़ के साथ बात करता गया उसे उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। जेम्स की सबसे बेस्ट पर्सनालिटी थी ली नाम का आदमी, जो कि देख के एक बहुत ही शरीफ इंसान लगता है। उसे मिलने के बाद चियान को उम्मीद थी कि जेम्स की ये अच्छी पर्सनालिटी बाकी पर्सनालिटीज़ पे भारी पड़ सकती है, जिस कारण वो कोमा से बाहर भी आ सकता है। लेकिन लाइट बंद होने के बाद ली एकदम से कहीं गायब हो गया था। दूसरी पर्सनालिटी थी ड्राइवर टोनी की, जो जेम्स के गुस्से वाली पर्सनालिटी जैसी थी। तीसरी और चौथी पर्सनालिटी थी वैंग और सेरा की, जो जेम्स के बाप और माँ की एक परछाई जैसी थी, क्योंकि वैंग की तरह जेम्स के फादर भी एक सेल्समैन थे और सेरा की तरह उसकी माँ भी एक मॉडल थी। लेकिन बुरी बात यह है कि जेम्स के फादर उसकी माँ के साथ मारपीट करते थे, जिस वजह से उसकी माँ का चक्कर उनके ड्राइवर के साथ चलने लगा था। और ऐसा ही कुछ जेम्स के ब्रेन में चियान ने भी देखा था, जब मॉडल सेरा सिर्फ एक नूडल्स के पैकेट के लिए ड्राइवर टोनी के साथ सोने के लिए तैयार हो गई थी। इसी तरह उस बस में मिले बाकी लोग भी जेम्स की एक एक पर्सनालिटी को दिखाते हैं, जैसे कि वो ऑटिस्टिक लड़का, क्योंकि बचपन में जेम्स काफ़ी हद तक उसी जैसा था। लेकिन वहाँ पे एक और पर्सनालिटी थी जो चियान को बस में नहीं दिखी थी। ये वही पर्सनालिटी है जिसने चुपके से ली, टोनी और वैंग को मार दिया था। लेकिन उसके बारे में और जानने के लिए चियान को फिर से जेम्स के दिमाग के अंदर जाना होगा। अगले दिन जेम्स पे मेमोरी ट्रांसफ्यूजन का दूसरा फेज स्टार्ट किया जाता है। इस बार चियान जेम्स से डायरेक्टली पूछ लेता है कि उसकी वाइफ कहाँ पे है, लेकिन जेम्स इतनी ईजिली कुछ भी नहीं बताने वाला है। वो तो चियान को बताने लगता है कि वो अपनी माँ से कितनी ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि उसने उसके फादर को मार डाला था और यही रीज़न है कि वो औरतों से नफरत करता है और मौका मिलते ही किसी भी औरत को मार गिराता है। ऐसा कहते ही वो चियान को उसके सबकॉन्शियस के एक दूसरे हिस्से में लेके चले जाता है। लेकिन चियान अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, इसलिए वो जेम्स की सबसे कमज़ोर पर्सनालिटी पार्क से बात करने लगता है। चियान पार्क को मैनिपुलेट करके अपनी वाइफ की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ट्विन सिस्टर फैंग उसे सच बोलने से रोक देती है। इसके बाद चियान अपने आप को एक मूवी थिएटर में पाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टनल के अंदर जो सबको मार रहा था वो कौन था। यहाँ ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि चियान ही था। जेम्स के दिमाग में इतनी नफरत भरी हुई थी कि जैसे ही चियान ने उसके दिमाग में एंटर किया था, उसकी भी एक बुरी पर्सनालिटी बाहर निकल के आ गई थी। बदमाश चियान ये बताता है कि उसकी वाइफ सियारा की जान नहीं बचाना चाहता, इसलिए उसने टनल के सारे लोगों को एक एक करके मार दिया था ताकि जेम्स वहाँ से भाग ना सके। तभी एकदम से वो डरा हुआ लड़का पार्क स्टेज में आ जाता है और उसके साथ चियान की वाइफ सियारा भी है। पार्क धीरे धीरे सियारा के पास उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो उसे छोड़ देता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए असली चियान पार्क के पास जाके उसे कहने लगता है कि जाग जाओ और मिलिट्री वाले को सियारा की लोकेशन बता दो। अजीब बात यह है कि इस बार पार्क उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद बुरा चियान उसे एक दूसरी जगह लेके चले जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं। वो दोनों फिर बुरी तरह लड़ने लगते हैं और चियान बुरे चियान को मार भी गिराता है। लेकिन तभी एक नया बुरा चियान वहाँ पे कहीं से आ जाता है, जिसे देख चियान समझ जाता है कि वो बुरे चियान को ऐसे नहीं हरा सकता। इसी बीच केव में फंसी सियारा को दिखाया जाता है। पानी अब उसके गले तक आने लगा है, वो अब कुछ देर में ही डूबने वाली है। वो जेम्स के सबकॉन्शियस में रियल चियान बुरे चियान से उसे बाहर जाने देने के लिए कहने लगता है, लेकिन बुरा चियान उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तभी चियान को एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर वो अपने आप को ख़त्म कर दे तो उसका बुरा रूप भी ख़त्म हो जाएगा और इसी वजह से जेम्स के अंदर की सारी बुराई भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही चियान अपनी जान ले लेता है, बुरा चियान भी हवा में गायब होने लगता है और तभी हॉस्पिटल में जेम्स को भी होश वापस आ जाता है। वो पूरी तरह बदल गया है, इसलिए वो तुरंत ही सियारा की लोकेशन बता देता है, जिस वजह से सियारा की जान बचा ली जाती है। लेकिन चियान नींद से जागता ही नहीं है। मूवी के एंड में उसे एक एंडलेस टनल में दिखाया जाता है, जिसका ये मतलब है कि वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला है।